हेलो एवरीवन, दिस इज अनीश फ्रॉम विजन लो क्लासेस। नेक्स्ट 3 मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आऊंगा आईपीसी के, जिससे आप फटाफट यूजीसी नेट के हिसाब से जो रिलेवेंट एरिया है उसको आप कवर कर सकते हो। सो माय प्राइम ऑब्जेक्टिव विद दिस प्लेलिस्ट इज दैट कि लिमिटेड टाइम में भी आप चीजों को पढ़ पाए। जिसने भी आईपीसी बहुत डेप्थ में ना पढ़ रखी है, वो जस्ट 3 लेक्चर में आप पूरा का पूरा 3 घंटे में फटाफट अपना आईपीसी कवर कर सकते हो। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ, ऑफेंस अगेंस्ट मतलब ह्यूमन बॉडी वाला, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज और अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी, इनको मैं प्रॉपरली बताऊंगा आपको। जितना हो सके उतना कोशिश करूंगा। सो मेरे साथ बने रहिए। चलो लेट्स स्टार्ट। आई विल गिव यू प्रॉपर आइडिया कैसे आपको करना है। लिमिटेड टाइम में एग्जाम के लिए आपको आईपीसी को कैसे अप्रोच करना है। नोट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं, उनको आप साथ में रेफर कर सकते हो, जिससे बहुत कम टाइम में आपकी चीजें हो जाए। इवन व्हेन आई क्लियर द जेआरएफ, मेरा मेन मकसद यही था कि बहुत छोटे से में भी जब आपको रिवीजन के टाइम पे भी टाइम मिले तो 3-4 पेज में पूरा आईपीसी कवर कर देते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपके साथ में लेके चलूंगा। तो सबसे पहली चीज है, टुडे इन फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, विच इज चैप्टर नंबर 17 अंडर आईपीसी। जैसे कि आपको सबको पता है, सेक्शन नंबर 378 से लेके सेक्शन नंबर 378 से आपका ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चालू होता है। तो सबसे पहली चीज है, आपको इंडेक्स प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए। इंडेक्स कैसे याद होनी चाहिए, जरा बता रहा हूँ, देखना। जैसे मैं मेरे को पूरा याद है, आपको बता दूं। थेफ्ट सर, थेफ्ट कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 378 से लेके 382 तक। फिर उसके बाद में क्या है? एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन कहाँ से है? सेक्शन 383 से लेके 389 तक। फिर क्या है सर? रॉबरी एंड डेकोइटी 390 से लेके 402 तक। देन वी हैव criminal misappropriation of property, which is from section number 403 to 404. Then we have, after criminal misappropriation of property, criminal breach of trust 405 से लेके 409. After criminal breach of trust, we have receiving stolen property 410 से लेके 414. Then we have cheating, section number 415 से लेके 420. Then we have fraudulent deeds and dispositions of property 421 से लेके 424. Then next we have mischief. Mischief कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 425 से लेके सेक्शन 440 तक। एंड लास्ट में है आपका क्रिमिनल ट्रेसपास, सेक्शन 441, सेक्शन 441 से लेके 462 तक। इस तरह से इस लेवल पे आपको इंडेक्स याद होना चाहिए, बिकॉज जब आपको इंडेक्स याद होती है तभी आप चीजों को बहुत फास्ट कवर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने आपके लिए स्पेशल नोट्स बनाए जिसमें आप फटाफट चीजों को वही कवर कर सकते हो। वरना अगर इफ यू सी माई बैरक प्रोकली, बैरक पे इंडेक्स के बेस पे ही चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। जैसे कि थेफ्ट, उसकी पनिशमेंट। अब जैसे पनिशमेंट की बात करते हैं, दो चीजों को साथ लेके चलना होता है। मतलब नेट के लिए इतना आईपीसी बहुत भयंकर डेप्थ में नहीं पूछता है, एंड अल्टीमेटली इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर जहाँ पे पूरा आपको लिख के आना है, क्वेश्चन मार्क करके आना है। तो आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, थेफ्ट का कौन सा ऑफेंस है, उसकी सेक्शन क्या है और उसका पनिशमेंट क्या है, इतना ही। बाकी सेक्शन आप ना करो इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे तो बेटर है। बट ऑफेंस और उसका सेक्शन और उसका पनिशमेंट, जैसे थेफ्ट का सेक्शन क्या है? 378, पनिशमेंट 379 में क्या पनिशमेंट है, सारी पनिशमेंट भी आपको याद होनी चाहिए। सर थेफ्ट की पनिशमेंट है 3 ईयर फाइन या बोथ। देन एक्सटॉर्शन की है 3 ईयर फाइन और बोथ। फिर सर सेक्शन में है रॉबरी की पनिशमेंट। रॉबरी की पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। जबकि सर डेकोइटी की पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। इस तरह से आपको पनिशमेंट सारे के सारे प्रॉपरली याद होने चाहिए। सेक्शन नंबर प्राइमरी ऑफेंस का है, उसके साथ जो पनिशमेंट है वो, एंड देन उसका पनिशमेंट का सेक्शन। ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है। देन आफ्टर सिर्फ आपके पास एक ही चीज बचती है, वो आती है कि ऑफेंस का पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेंस रे कहाँ पे है, एक्सेस रियस क्या है, उस चीज को क्लैरिफाई करना, उस डेफिनेशन को समझना, वो चीजें आपको। सो ये एक ट्रिक है आईपीसी को बहुत फास्ट कवर करने की। आईपीसी सच में एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने अच्छे से पढ़ भी रखा है या फिर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से समझ में रखा है तो बहुत फास्ट रिवीजन हो सकता है इस चीज का। ठीक है, तो नाउ वी विल बिगिन विथ थेफ्ट। मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। 1 घंटे में अपन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर 17 बहुत आराम से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका सेकेंड वीडियो ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है। ओके, देखो
ये जो मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है, इससे आप पूरा वहीं के वहीं सारा कर सकते हो। सेक्शन 378 में क्या है? थेफ्ट, पनिशमेंट 3 ईयर फाइन और बोथ। यहाँ पे फिर क्या है? एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन में क्या है? 3 ईयर फाइन और बोथ। देन क्या है? रोबरी, रोबरी की पनिशमेंट क्या लिख रखी है? RI, रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। 393 में अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी, 394 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। डेकोइटी की क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और या फिर क्या हो सकता है? RI अप टू 10 years प्लस फाइन। इस तरह से आपको सेक्शन नंबर और पनिशमेंट आपकी याद होनी चाहिए, है ना? इस तरह से बहुत अच्छे से आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, तो आप उससे कवर कर सकते हो। नाउ वी विल बिगिन विद ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले एक लेमैन की तरह सुनना है कि तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो तीनों आसपास चलते हैं। थेफ्ट, रॉबरी, थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रॉबरी और डेकोइटी, ये चार चीजें क्या है? थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रॉबरी और डेकोइटी। तो डेकोइटी तो बहुत सिंपल है, रॉबरी कमिटेड बाय 5 और more पर्सन, तो वो डेकोइटी। इन तीनों के बेसिक जो सिंपल इंग्रेडिएंट है उसको समझना जरूरी है। और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में यही एक एरिया है जिसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है, मतलब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। देखो अपन पढ़ते हैं, देखो आप सबके लिए मैंने एक बात लिख भी रखी है। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में पहले ही नोट डाला है कि इफ यू हैव लिमिटेड टाइम यू कैन जस्ट रेफर प्राइमरी सेक्शन ऑफ ऑफेंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, अभी के लिए जितना आपको 7 दिन ही बचे हैं एग्जाम। तो अब देखो सेक्शन 378 है थेफ्ट। थेफ्ट में क्या लिख रखा है? हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, क्या है मेंस दिया? डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल की बात नहीं कर रहा है, मूवेबल की बात कर रहा है। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजीशन ऑफ एनी पर्सन without that person's consent moves that property in order to sustaking is said to commit theft। ध्यान रखना, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं कि सर आप एक बार वैसे बताओ क्या डिफरेंस है। थेफ्ट का मतलब होता है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली आगे वाले जो पर्सन है उसकी पोजीशन से हटाने की कोशिश करना, सो दैट यू कैन टेक इट अवे। जैसा कि आपने अपनी घड़ी किसी रिपेयरिंग वाले को दी, ठीक है, चाहे आप उसके ओनर हो, पर पोजीशन किसके पास है? घड़ी के रिपेयरिंग वाले के पास। और मान लो आपने उसका पेमेंट भी नहीं किया था, ठीक है, अब आपने सोचा कि पेमेंट भी ना करूं और ये घड़ी मेरे पास भी आ जाए, और फिर आप उसको वहां से लेके आ जाते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ आपकी थेफ्टी मानी जाएगी, चाहे आप उसके ओनर हो, परंतु अब वो उसके पोजीशन में है, आपने डिसऑनेस्टली पेमेंट से अपना छुटकारा पाने के लिए ये काम किया, ये होती है थेफ्ट। अब एक्सटोर्शन को अगर आप देखोगे ना, हम बैरक की रेटिंग भी मारेंगे साथ में। एक्सटोर्शन को हिंदी में बोलते हैं जबरन वसूली। अब ध्यान से सुनना, एक्सटोर्शन और फिर लास्ट में रोबरी। एक्सटोर्शन में क्या है? यही जो whoever puts any person in fear of injury to that person or any other and dishonestly induces person put in fear to deliver to any person any property or valuable security। सिंपल भाषा में बोलूं, एक्सटोर्शन में जैसा कि हिंदी का वर्ड मैंने इसीलिए लिखा है जबरन वसूली, कहने का मतलब आप आगे वाले पर्सन को या फिर किसी अन्य को, ठीक है, टू दैट पर्सन और एनी अदर, चाहे उसका कोई जानकार हो जाए, कोई भी हो जाए, कि मैं आपके उसको एक फियर ऑफ इंजरी में डाल दूं। मान लो आपने किसी को बोल दिया कि या तो मेरे को टाइम पे फलाने प्रॉपर्टी के कागज दे दे, ठीक है, वरना 2-3 महीने में तुझे नतीजे दिख जाएंगे क्या होने वाले हैं। अब उसको डर हो गया, यार ये 2-3 महीने में क्या करेगा, है ना? इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली। या आपने बोल दिया या तो मुझे दे दे, नहीं तो तेरा पूरा समाज में नाम, सिटी में मैं ऐसी इमेज खराब करूंगा तेरी कि तेरी सारी पुश्तें याद रखेंगी। ये चीज होगी फियर ऑफ इंजरी। इंजरी मतलब सिर्फ फिजिकल इंजरी मत समझना, इट कैन बी ऑफ बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। इंजरी की डेफिनेशन पढ़ो आगे, डेफिनेशन सेक्शन। सो ये चीज ध्यान रखें, ये होती है। तो सर फिर रोबरी में क्या फर्क है? मैं अभी लेमैन की तरह इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको माइन्यूट फर्क पहले से पता हो। रोबरी को हिंदी में बोलते हैं लूट, और रोबरी को ये कहा जाता है कि इन एवरी रोबरी इधर देयर इज थेफ्ट और एक्सटोर्शन। मतलब थेफ्ट और एक्सटोर्शन में ही कुछ ऐसा एलिमेंट जोड़ दिया जाता है जिससे वो रोबरी बन जाता है। समझ रहे हो क्या एलिमेंट जोड़ दिया जाता है सर? सर जब भी कोई थेफ्ट करे और उसमें अगर 3 चीज हो,
फियर ऑफ डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आप चोरी करने गए, चोरी करते वक्त या सामान लेने के बाद, मतलब while committing robbery और आफ्टर कमिटिंग while committing theft और आफ्टर कमिटिंग theft, आप सब जा रहे हो वहां से, उस वक्त अगर वहां पे किसी भी पर्सन को आप फियर ऑफ डेथ में डालते हो, हर्ट करते हो कि चुपचाप रहे वरना उड़ा दूंगा गोली से, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करते हो, किसी को डाल दिया इसमें, इससे बाहर नहीं निकलना, कन्फाइंड कर दिया वहां, या फिर इंस्टेंट डेथ हो, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो, तो उस चोरी को अपन ऑटोमेटिक रोबरी मानते हैं, लूट मानते हैं। समझ रहे हो ये फर्क? अब ये तो हो गया रोबरी, मतलब जब थेफ्ट रोबरी बनी। अब अपन ने एक्सटोर्शन में याद करो क्या पढ़ा था? सबसे बड़ी बात होती है एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन का हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको एक्सटोर्शन में बताया कि मैंने वो अखबार वाला एग्जांपल दिया था कि या मैं तुम्हारा पूरा नाम खराब कर दूंगा सिटी में, या 3-4 महीने में देख लूंगा। अब इसमें इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट नहीं है, इंस्टेंट वाला एलिमेंट नहीं है। एक्सटोर्शन रोबरी बन जाएगा, समझ रहे हो? जबरन वसूली लूट बन जाएगी। कब बनेगी? जब इसमें इंस्टेंट वाला एलिमेंट आ जाए। इंस्टेंटली डेट कर दूंगा। आप रोड पे कोई जा रहा है, खोपड़ी पे बंदूक लगा दी, अब भी कि अभी मेरे को तेरा पर्स और मोबाइल दे, मैं उड़ा दूंगा। सो व्हाट हैपेंड? यहाँ पे ऑफेंडर जो है, ही इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर, राइट? एंड देयर इज फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू दैट पर्सन, या फिर कोई एनी अदर भी हो सकता है। ठीक है, एनी अदर भी हो सकता है। उसी वक्त आपने बोला, जैसे कोई फोन कॉल हुआ, अब भी के अब भी चुपचाप मेरे अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर करो, वरना आपका लड़का है उसको मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा, मेरे सामने बैठा है। एकदम इंस्टेंट फियर, चाहे वो, ठीक है, उसको हम लूट बोलते हैं। लास्ट बच गया आपका सिंपल, जिसको बोलते हैं डकैती। डकैती जो पहल, डकैती, ठीक है, 390। क्या होता है डकैती? बहुत सिंपल भाषा में अगर अपन बोले, व्हेन 5 or more persons कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी, 5 या 5 से ज्यादा लोग वो रोबरी कमिट करते हैं। अब उसकी बहुत टेक्निकल भाषा में नहीं जाना, बहुत सिंपलेस्ट भाषा में मैंने आपको समझाया, उसी को हम डकैती कहते हैं। इसकी पनिशमेंट क्या होती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और RI अप टू 10 years प्लस फाइन। कितनी आसानी से कवर कर लिया। यही 3 ऐसी चीजें अपन ने, थेफ्ट पढ़ ली, एक्सटॉर्शन पढ़ लिया, रॉबरी पढ़ ली, डकैती पढ़ ली। ठीक है, इसका अपन अब डायरेक्ट रीडिंग मान लेते हैं एक बार, छोटा सा एक्शन, उसके बाद में हम आगे के ऑफेंस को फटाफट कवर करें। चलो आज ये देखो, इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए, मतलब इंडेक्स पे ही आप रिवाइज कर पाओ, ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन हो। ये मेरा बैलेट है, तो इस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए पूरा। एक खास बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि थेफ्ट हमेशा सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही होती है, जबकि अदर ऑफेंस में ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आ जाओ सीधा सेक्शन 378 में। पनिशमेंट्स भी आप डायरेक्टली यहीं लिख सकते हो। पनिशमेंट प्रॉपर्टी में जो ऑफेंस है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ज्यादातर की 3 year फाइन या बोथ होती है, ज्यादातर की। प्रोवाइडेड सिर्फ चीटिंग की 1 year फाइन और बोथ होती है, और इस फ्रॉडुलेंट डेट्स वाले की 2 year फाइन और बोथ होती है। उसके अलावा अगर आप जनरली देखो, स्टोलन प्रॉपर्टी की 3 year फाइन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की 3 year फाइन है ना, और थेफ्ट की, एक्सटॉर्शन की 3 year फाइन है, तो वो उतना आपको याद है। आ जाओ। अच्छा, एक चीज और है बहुत खास, आपको सबको पता हो। आज ही एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर मेरे 4 अटेम्प्ट ऐसे कुछ हो गए और मेरे को बहुत डर लग रहा है। सो मेरा कहना ये है कि डरना नहीं, एग्जाम आपके जीवन का हिस्सा है, तो खुशी खुशी दे के आइए अच्छे से। एक, आपने मेहनत की है, आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं। कितने लोग हैं जो एकदम वेले की तरह घूमते हैं, आप उनसे तो 100 गुना बेटर हो। तो थोड़ी बहुत एंजाइटी नेचुरली होती है, बट ऐसा नहीं घबराना है कि आप पूरा भूल जा रहे हो, एकदम शिवरिंग होने लगी है, ऐसे वाला कुछ नहीं करना है ना। आ जाओ, जिसको जो भी डाउट हो वो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मुझे पता चले आपको क्या है। चलो लेट्स बिगिन क्विकली, हम थोड़े से इलस्ट्रेशन भी देखेंगे साथ में। Fine, fine, okay.
देखो इस हिसाब की आपकी तैयारी होनी चाहिए, बैरेक्ट के इंडेक्स पे चीजों को सम अप करने की जो पावर है ना, ये देखो इस तरह से आप बिल्कुल बैरेक्ट के इंडेक्स बेसिस पे ही सारी चीजें कर सकते है ना। ओके चलो ये देखो, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले है थेफ्ट। थेफ्ट के सिंपल क्या लिखा है, whoever intending to take dishonestly, क्या लिखा हुआ है, dishonestly। dishonestly की कहाँ पे दे रखी है आपके, सेक्शन 24 देखना है इसी का, ठीक है। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person और wrongful loss to another, इसको dishonestly बोलते हैं ना। whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, किसके, आउट ऑफ पोजीशन, ओनरशिप से कोई कनेक्शन नहीं है, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग सेट कमिटमेंट। यहाँ पे वर्ड क्या है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि आप उसको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे लेके ही जा रहे हो, बट आपने उसको उस इंटेंशन से डिसऑनेस्टली मूव भी कर दिया कि बाद में मैं ले लूंगा, ये भी थेफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर पे गए, वहां पे शानदार डायमंड रिंग मिली, आपने सोचा अभी तो एकदम से शक आ जाएगा कि यार ये रिंग किसने ले ली, है ना। तो अपन 3 दिन या रुक रहे, काम करते हैं, इसको अभी के लिए चुपचाप टेबल के नीचे डाल दो, फिर आई विल टेक इट लेटर ऑन। ये है, यू आर मूविंग दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू टेकिंग, राइट, विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो यू हैव कमिटेड थेफ्ट। ये एक स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन भी है आपका, मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ साथ में, ताकि आपको मैं पता चल जाए कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, एच नंबर का इलस्ट्रेशन देखो, ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड lying on a table in Jed's house. Not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detention, A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Jed, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here, A, at the time of first moving the ring, commits the theft. समझ में आ रही है, मूव भी करते हो डिसऑनेस्टली के बाद में ले लोगे, तभी भी आपकी थेफ्ट है, ठीक है। अब फटाफट अपन एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक क्विक रीडिंग के साथ, बिकॉज 1 आवर में आपको समअप भी करना है, काफी चीजें हैं। एक्सप्लेनेशन वन क्या है, ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ है। कोई भी चीज जो अटैच अर्थ से, मान लो एक पेड़ है, प्रॉपर टोच, सो इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ी है, मूवेबल प्रॉपर्टी की ही थेफ्ट, but it becomes capable of being subject of theft as soon as it is severed from the earth। तो काट दिया आपने नीचे से। सेकंड क्या है, मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट व्हिच अफेक्ट्स द सीवरेंस में भी है। काटते वक्त इस हिसाब से काटा कि ये पेड़ गिरे ही बाहर घर के, और वहां से निकाल देगा आउट ऑफ पोजीशन। थर्ड क्या है, पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल व्हिच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। आप कोई चीज किसी से बंधी हुई है, आपने उस ऑब्स्टेकल को हटा दिया, तो भी वो मूविंग मानी जाएगी, और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट, या फिर आपने रियल में मूव किया, तो किसी ऑब्स्टिकल को हटा देना, जिस चीज से वो चीज डट रही है उसको हटा देना, उससे भी हम मानेंगे कि आपने मूविंग की है। और फोर्थ एक्सप्लेनेशन क्या है, अ पर्सन हु बाय एनी मींस causes an animal to move is said to move that animal, and to move everything which is in consequence of motion so caused is moved by that animal। अब क्या है, आप थे एकदम डॉग लवर, आपका पड़ोसी भयंकर डॉग लवर, तगड़ी वाली बियर्ड वाला डॉग, ब्रीड वाला, उसको आपको पता था कि ये जो ठंड का टाइम है और ये जो डॉगी है ये कपड़े भी पहनता है, और इस डॉगी के पॉकेट में मस्त वाली रिंग भी रहती है, ठीक है, गिफ्ट है मालिक का कुत्ते को दिया हुआ, और वो डाल के रखता है इस पॉकेट में। अब आपने क्या किया कि भाई क्या किया जाए, यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेस एनिमल टू मूव, उस डॉगी को शानदार बोटी, मस्त वाली बकरे की बोटी दिखाई, ऐसे ऐसे वो आ गया पीछे 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 आपके अपने पास। क्या किया आपने, यू caused that particular animal to move and to
नाउ व्हेन यू कॉज दैट पर्टिकुलर एनिमल टू मूव, उसके साथ साथ वो रिंग भी मूव की, आपको कुत्ते से मतलब थोड़ा था, आपको उसके डायमंड रिंग से मतलब था ना, तो वो भी बाहर आ गया, आपने मस्त ले ली बाद में। तो ये जो है ये आपका है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? भाई जो भी डाउट हो यूट्यूब पे नीचे लिख देना कमेंट बॉक्स में, है ना। लास्ट क्या है? कंसेंट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन ईदर बाय पर्सन इन पोजीशन और बाय अ पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस ऑथोरिटी। ये जो कंसेंट का मामला है कि आप विदाउट कंसेंट चीज लेते हो, वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है ना। एक्सप्रेस बोल दिया कि तुम मेरा ही दोस्त है यार, मेरा ये ले जा, बस इंजॉय कर म्यूजिक को, जिम में लगाना और फिर जिम करना। और एक आप इतने शानदार दोस्त थे कि यू तो फेल्ट लाइक इट इज इम्प्लाइड, यार तू मेरा सामान लेता है मैं तेरा लेता हूँ, और आप उसी सोच में उसको लेके चले गए, आपने सोचा इम्प्लाइड कंसेंट है यार, धर्मपाल जी अपने को मना थोड़ी करेंगे इसके लिए। तो वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट का कंसेप्ट। ठीक है, अब दो इलिस्ट्रेशन और देख लेते हैं क्विकली। A cuts down a tree on Jed's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Jed's possession without his consent. As soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft. Yeah? एक सी वाला देख लो। A meets a bullock carrying a box of treasure, खजाना। He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. बुलक को इस हिसाब से चला रहा है कि बाद में ये खजाना खुद ले लेगा। As soon as the bullock begins to move, हो सकता है उसने खजाना ना लिया हो अभी, जैसे ही बुलक मूव करने चालू करते हैं, he has committed the theft, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, in order to such taking up movement ला। ठीक है, चलो बाकी इलस्ट्रेशन आप पढ़ते रहना, बहुत लिमिटेड टाइम में चीजें अपने को कवर करनी है। अब आ जाते हैं पनिशमेंट, आपने सबने देख रखी है, एक सिंगल पनिशमेंट रीड कर देता हूँ। क्या है? Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 year or fine or both। ठीक है, 3 year fine or both। वो मैंने जो आपको यहाँ बना रखा है ना चार्ट, उससे आप याद कर लो। ये देखो भाई, ये वाला, ये ये आपके लिए इतनी मेहनत से बनाया है, तो आप बस इसका प्रिंट लेके इसी को याद कर लिया। एप्ट की क्या है, ये एक्सप्रेशन की क्या है, इससे चीजें बहुत आसान हो जाती है। आप एक दो बार रीड करते हो, फिर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स आप नहीं बोलते, आपको लगभग पता होता है। सब्जेक्टिव पेपर है नहीं नेट का कि आपको एग्जैक्ट लिखना है, तो आप चांसेस ज्यादा ये होते हैं कि आप उसके ये भूल जाओ, पनिशमेंट भूल जाओ, सेक्शन भूल जाओ, ऐसे। आ जाओ, अब सेकंड फटाफट देखेंगे, एक्सटोर्शन। ये एक्सटेंशन में क्या है? whoever intentionally puts any person, किसी भी इंसान को fear of injury में डालना, to that person or any other। इंजरी मतलब क्या है? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। पता है इंजरी कहाँ पे दे रखी है? इंजरी की डेफिनेशन आईपीसी में बताइए, तक तो आपको याद होना चाहिए। इंजरी की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 44 में। इंजरी किसके होती है? बॉडी की, माइंड की, रेपुटेशन की, प्रॉपर्टी। रेपुटेशन है ना भाई, इज्जत उज्जत कुछ होती है काम की चीज। आप किसी को बोलो कि चुपचाप ये साइन कर दे, नहीं तेरा सारा सिस्टम सबको बता दूंगा, तेरा नाम खराब कर दूंगा, तो ये अब आप, फिजिकल इंजरी तो हो रही नहीं उसको, बट इट इज अ इंजरी ऑफ रेपुटेशन। ठीक है, whoever intentionally puts any person in fear of injury to that person or any other। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि तेरी वाइफ का इतना नाम खराब कर दूंगा कि तेरे जीना मुश्किल हो जाए। इट इज ऑल्सो एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली। And thereby dishonestly induces the person put in fear to deliver to any person। किसी भी इंसान को, जरूरी नहीं कि मैंने उसको धमकी दी तो मेरा मेरे को ही वो चीज दे, मैं बोलूँ कि ये चीज फलाने आदमी को दे देना, वरना फिर तेरा नाम मैं खराब कर दूंगा, उस दुकान पे उस इंसान को जाके दे के आ जा। ठीक है, सो डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? वही आईपीसी में जाके पढ़िए भैया डेफिनेशन में। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब एनीथिंग by which any right is created, extended, transferred, restricted, or anything signed or sealed
विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कोई भी कागज पे है, बॉन्ड है कोई बैंक का, एफडी है ना, जिससे वो कन्वर्ट हो सकती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कमिट्स एक्सटोर्शन, तो क्या बोलते हैं, मोटा मोटा यही याद रखना है कि एक्सटोर्शन में सर फियर ऑफ इंजरी होता है उस पर्सन को या किसी और को, बट अर्जेंसी नहीं होती उसमें, इंस्टेंट का जो इंग्रेडिएंट है वो नहीं होता है सर। क्या लिखा है, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड। इसमें डिफेमेशन में पढ़ोगे सेक्शन नंबर 499 ऑफ आईपीसी। सही बोल रहा हूँ ना? डिफेमेशन आपका फेवरेट एरिया है यूजीसी नेट का, 2 ईयर फाइन और बहुत उसकी सजा है, जो कि यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया था, 499 में जो डिफेमेशन है उसकी थी। ठीक है, एक से। तो ए threatens to publish a defamatory libel concerning Jed unless Jed gives him money. He thus induces Jed to give him money. A has committed extortion. ठीक है, मैं तेरे अगेंस्ट अपमानजनक एक, लाइबल मतलब होता है रिटन फॉर्मेट, परमानेंट फॉर्मेट। डिफेमेशन, डिफेमेशन के दो टाइप होते हैं, स्लेंडर और लाइबल, वो वहां पर डील करते हैं। अनलेस यू गिव मी मनी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटोर्शन कमिट किया, ये एस्केलेटेड। आ जाओ भाई, अब थर्ड ऑफेंस में आता है, रोबरी एंड डकैती। सीधा सीधा ये देखो, हर एक लोबरी जिसे लूट कहते हैं उसमें या तो थेफ्ट होती है या एक्सटॉर्शन होता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जहां डेथ, हर्ट या रोंगफुल रिस्ट्रेंट या एलिमेंट आ जाए थेफ्ट में, या इंस्टेंट डेथ, हर्ट या रोंगफुल रिस्ट्रेंट में, वो तो हो जाती है थेफ्ट अपने आप, रोबरी में कन्वर्ट। और जो एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन को भी जबरन वसूली बोलते हैं ना, वहां पे फियर ऑफ इंजरी तो है ही, बट वो इंस्टेंट का मटेरियल अगर उसमें आ जाए तो वो एक्सटोर्शन रोबरी मानी जाती है। तो इसलिए क्या लिखा है, थेफ्ट इज रोबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, या तो थेफ्ट कमिट करने के लिए, और इन कमिटिंग थेफ्ट, ड्यूरिंग द थेफ्ट, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी। चुरा तो लिया, बस जा रहे थे। ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, ऑफेंडर voluntarily causes or attempts to cause to any person death, hurt या फिर wrongful restraint, और fear of instant death, instant hurt या instant wrongful restraint। उसने या तो कर दिया, डेथ कर दी, हर्ट कर दिया, wrongful restraint कर दिया, या अटेम्प्ट किया, या फियर में डाला कि चुप रहना, मुंह बंद रखना, नहीं तो अब भी गोली चला के उड़ा दो। ठीक है, थेफ्ट, ये थेफ्ट ऑटोमेटिक रोबरी में। एक्सटोर्शन रोबरी में कब होगा, वो ही जब वो जो इंजरी का मामला पढ़ रहे थे अपन एक्सटोर्शन में, उसमें इंस्टेंट का मटेरियल आ जाए। एक्सटोर्शन इज रोबरी इफ ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटोर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। रोड पे आप जा रहे थे, आपको एक इंसान मिल गया, हैंड टू हैंड आपकी खोपड़ी पे लगा दी बंदूक, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर, and commits extortion by putting that person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongful distress to that person or some other, and by putting in fear induces persons to put in fear then and there to deliver up the thing extorted। यहीं की यहीं दे दे। अब आगे क्या लिखा है, offender is said to be present if he is sufficiently near to put the person in fear of instant death, instant hurt or instant wrongful distress। ठीक है, sufficiently near, समझ गए? ये हो गया आपका थर्ड ऑफेंस, रोबरी। इतने में तो आपका आराम से हो जाएगा। आपको नेट के अंदर इंग्रेडिएंट्स पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो प्राइमरीली आपको ये पूछता है कि इस इलस्ट्रेशन में थेफ्ट है, रोबरी है या डेकोरेसी है, या फिर आपको सेक्शन नंबर पूछता है या पनिशमेंट। ठीक है, एक सिंपल इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं फटाफट अपन। आपका इलस्ट्रेशन है, ए होल्ड्स जेड डाउन एंड fraudulently takes Jed's money and jewels from Jed's clothes without Jed consent। Here A has committed theft, theft हो गई, and in order to commit theft voluntarily caused wrongful restraint to J। अब ये theft robbery में कन्वर्ट हो गई। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल ये भी देख लो एक, या फिर A meets Jed on high road, रोड में मिला, shows a pistol and demands Jed's purse। Jed in consequence surrenders his purse। Here A has extorted the purse from Jed by putting him in fear of instant hurt
and being at the time of extortion in his presence has committed robbery। समझ में आ गया? बाकी इलिस्ट्रेशन आप पढ़ना, पूछिएगा एक एक इलिस्ट्रेशन पढ़ना लग गया। डेकोइटी, वेरी सिंपल। पांच या पांच से ज्यादा लोग कंजोइंटली कमिट, पांच से पांच से ज्यादा लोग रॉबरी कमिट करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं रॉबरी कमिट करते हैं तो उसे डकैती का। और अब ये डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है? फाइव और मोर पर्संस conjointly commit or attempt to commit robbery, or where whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to five or more। इसका कुछ शानदार एग्जांपल देता हूँ। खोपड़ी पे लगी बंदूक, एक्सटोर्शन था, रोबरी बन गई एंड टू एंड। अब उसने, यहाँ पे एक इंसान हो गया, दूसरा पास में कार लेके खड़ा है, ठीक है? दूसरा इंसान पास में कार लेके खड़ा है, वो बोल रहा है चुपचाप पर्स दे, मोबाइल दे। तो एक तो आप हो गए जिसने बंदूक लगा के खड़े हो, एक वो इंसान हो गया जो कार में बैठा है, वो बंदूक नहीं लगा रहा परंतु वो ऐड कर रहा है, ठीक है? ही इज, यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, कोइंसिडेंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, पर्संस प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन, वो जैसे ही पर्स देगा उसको हाथ में, वो उस गाड़ी में फटाफट बैठेगा, निकल जाएगा। उससे आगे सिग्नल पे दो बाइक वाले और खड़े हैं उनके साथ, ठीक है? वो वेट कर रहे हैं कि वो कब ग्रीन सिग्नल दे कि हाँ, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सारी। और पीछे भी एक इंसान है जो उनको ध्यान रख रहा है कि भाई कुछ भी गड़बड़ हो गई एंड टाइम पे तो इनको निकाल के भी लेके जाना है पब्लिक में से। इस तरह से अगर पांच या पांच से ज्यादा लोग हो जाते हैं इस सारे मामले में तो वो डेकोइटी हो जाती है, ठीक है? आई होप आपको समझा। चलो भाई आगे आगे। अब कुछ नहीं है, मेन जो एरिया होता है ना ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, वो अपना हो गया है। अब सिंपल एरिया है, सिंपल सिंपल बातें हैं। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, criminal breach of trust, stolen property, cheating, mischief। आ जाओ। क्विकली बीच बीच बीच, ये इतना में ये सब जुडिशरी के हिसाब से बहुत ज्यादा ही मायने रखता है। सो आप अगर टाइम हो तो बिल्कुल पढ़िएगा। मैराथन में तो मैं ट्राई करूंगा कि 80% 90% क्वेश्चन आपके फॉलो आउट हो जाए, सिर्फ 3 घंटे की क्लास, वो मेरा मतलब। ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years fine or both। आपको कोई चीज रास्ते पे मिली, आपकी तो नहीं थी वो मोबाइल, मोबाइल जब मिला, आपकी ड्यूटी तो बनती थी आप पुलिस थाने में जाके उसको सबमिट करो। या फिर अगर उसके कई कवर पे मोबाइल नंबर लिखे होते या फोन ऑन होता तो उसको आप जानकारी देते इंसान को। आपने कुछ नहीं किया, आपने लाया, घर पे रख लिया, सोचा कि 1 महीने तक इसको स्विच ऑफ करके रख देता हूँ और फिर बाद में अपना हो जाएगा फोन। ये है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल। जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ में क्या होता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसएप्रोप्रिएशन में इतना सा फर्क क्या होता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होता है कि पर्टिकुलर इंसान आपको खुद देता है कि एंट्रस्ट यू विद द प्रॉपर्टी, ये मेरी चीज है, इसको ध्यान रखना, मैं 1 महीने यहाँ जा रहा हूँ, इसके बदले आपको ध्यान रखने के पीछे ये चार्ज दे दो, ऐसे ऐसे एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। और फिर वो इंसान अगर उसको ऊपर नीचे करे तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में चला जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं अपन। ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजीशन इन गुड फेथ, बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ। उस टाइम पे वो गुड फेथ में ले लिया, तो लगा वो ए इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, क्योंकि गुड फेथ है ना। बट if A, after discovering his mistake, dishonestly misappropriates the property to his own use, he is guilty of offense। इसके अलावा एक इलस्ट्रेशन और पढ़ लेते हैं, देखो बहुत शानदार है। ये देखो, छोटा सा इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, देखो। ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ हाउस, एक घोड़े के दोनों जॉइंट ओनर है। ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजीशन इंटेंडिंग टू यूज, दोनों हकदार है, ए ने ले लिया। Here A has right to use the horse. He does not dishonestly misappropriate. But
इफ ए सेल्स द हॉर्स एंड misappropriates the whole proceeds to his own use, he is guilty of an offense. दोनों मालिक थे, जॉइंट ओनर थे। ए ने उसको घोड़े को यूज में लेने के लिया, तब तक तो ठीक है, परंतु ए ने उसको बेच भी दिया और बेचने के बाद जो भी पैसा आया वो सारा का सारा खुद ही रख लिया। he appropriated the whole proceeds to his own use। अब वो जो है मिस अप्रोप्रिएशन कर दिया उसने, ठीक है। ये हो गया आपका डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन। अब आगे आ जाओ आप, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये रहा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन नंबर 40। मैंने बताया आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एंट्रस्टमेंट विथ प्रॉपर्टी होता है। पहली जो लाइन है ना, whoever being in any manner entrusted with property और विथ एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी का मतलब कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट्स, वहां है, ये भी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है प्रॉपर्टी का। फर्क सिर्फ इतना सा है, वहां पे एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ये मेजर फर्क है बस। whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mood in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or equally suffers from any other person so to do commits to। इतना ये है ना। इन वायलेशन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है, समझो मान लो आप गवर्नमेंट ऑफिसर ही थे एक तरह से, आपके पास जो भी नरेगा में काम करते थे उनकी सारी जो आय है वो आपके पास आप आ रही थी। यू वर एंट्रस्टेड विथ सैलरीज ऑफ दैट नरेगा वर्कर्स, है ना। अगर आपने वो आय को ऊपर नीचे कर दिया तभी भी आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। और अगर मान लो ऐसे था कि 100 रुपए की सैलरी, ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है ना, इसको सिंपल भाषा में बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, जैसे 100 रुपए वर्कर की सैलरी, उसमें से 10 रुपए कट रहे हैं वर्कर के, एक एम्प्लॉय के, ठीक है। वो 10 रुपए से उसका इंश्योरेंस होता है। ये जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है ना, वो सारा स्टेट इंश्योरेंस फंड, ये बहुत बड़ी बड़ी लाइन है, उसको सिंपल सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। अब ये होता है कि 100 रुपए में से 90 रुपए पेमेंट जाता है, 10 रुपए जो है उसमें इंश्योरेंस होता है इनका। आपने क्या किया, वो स्टेट इंश्योरेंस फंड है ना जिसमें ये पैसे जाने चाहिए थे, उसको मिस अप्रोप्रिएट कर लिया आपने, उनसे उससे इंश्योरेंस किया ही नहीं, तभी भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। या मान लो पेंशन के थे वो, ठीक है, कि अल्टीमेटली ये जो 10 रुपए फैमिली पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड होता है ना, कि आगे जाके ये जो 10 रुपए कट रहे हैं ये इनको मिलेंगे एज ए पेंशन जब इनका रिटायर हो, वो आपने नहीं किया, वो आ गया आप पैसे, तो वो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। समझ गया, ये आपका खत्म हो गया दो ऑफेंस, और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब मैं डायरेक्ट के साथ लेके चल रहा हूँ तो उसी के थ्रू लेके चल रहा हूँ, वरना नोट्स में मैंने यही काम आपके लिए बहुत आसान चीज में कर दिया है ताकि आप बार बार उसको घुमाओ नहीं और वहीं के वहीं चीजें हो जाए। ये देखो एक से, वो सारी चीज तो मैंने सिर्फ 8 पेज में हो गई है। पूरा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो मतलब वैसे तो 4 ही पेज ऐसे भैया जी, शॉर्ट नोट्स के साथ 1 2 3 और 4, बस खत्म, खत्म। ये 4 पेज, ये 4 पेज में आपके सारे नोट्स बना दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी, सिर्फ इंडेक्स देखना है और कुछ नहीं। ठीक, अब आ जाओ। पहले अपन मिसचीफ देख लेंगे। ये देखो, आ जाओ, आ जाओ। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट वो सब आप ये देखना। स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है सर? लो अब अपन पढ़ रहे हैं स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। 410 से लेकर 414, फिर अपन पढ़ेंगे चीटिंग 415 से 420, सेक्शन 415 to 420। ठीक है, ये दो ऑफेंस। स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल सा ही होता है, जो कोई भी प्रॉपर्टी थेफ्ट, एक्सटोर्शन, डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे कोई ऑफेंस कमिट किया गया उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और आपको पता है, जैसे मान लो आपको कोई ये स्टेपलर ला के दे और ये सोने की है, और आप सोचो कि आगे वाला आपको बोले कि ये खरीदोगे,
आप बोले हाँ ठीक है, उसने बोला 1,000 रुपये प्राइस, तो आप क्या 1,000 रुपये, ये सोने की चीज है, इसका कम से कम 10 लाख रुपए प्राइस है, ये 1,000 में कैसे दे रहा है? आपको प्रॉपर पता चल जाए ये स्टोलन प्रॉपर्टी, फिर भी आप ले लो उसको कि ठीक है यार, आपने तो कम ही तो देने पड़ रहे, देन यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। इतना सिंपल है। ठीक है। अब एक मिनट में आपको क्रिमिनल ट्रेसपास ले ये तो ये लो। हाँ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया आपका, क्रिमिनल सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, अब स्टोलन प्रॉपर्टी पे आ गया है ना। ये लो सेक्शन 410। स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी हुज पोजेशन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और सीबीटी इज सेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। अब मान लो आगे एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली कम्स इनटू पोजेशन ऑफ अ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू पोजेशन, इट देन सीजेस टू बी स्टोलन। ये जो स्टेपलर है ये किसी ज्वेलर की दुकान पे थी, आप वहां से चुरा के लाए, अब ये पोजीशन वापस उसके पास चली जाती है, देन इट सीजेस टू बी स्टोलन। समझ में आ गया? इसकी क्या है पनिशमेंट? 411 में 3 ईयर फाइन और अब अपन पढ़ रहे हैं लास्ट, वन ऑफ द लास्ट सेक्शन जो थोड़ा अच्छा वाला है, चीटिंग, सेक्शन नंबर 415। क्या लिखा हुआ है? चीटिंग का मतलब है whoever deceives any person, किसी भी पर्सन, एलिमेंट ध्यान रखना दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे, फ्रॉडुलेंटली भी लिखा हुआ है और डिसऑनेस्टली भी लिखा हुआ है। डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 में दे रखा है, सेक्शन 25 में। फ्रॉडुलेंटली दे रखा है, फ्रॉडुलेंटली होता है एनीथिंग डन विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड। तो एंड इंड्यूसेस, तो यहाँ पे क्या लिखा है? whoever deceives any person fraudulently and dishonestly and induces persons so deceived to deliver or retain any property to any person or consent them, गलती से किसी को इंड्यूस करना कि ये प्रॉपर्टी किसी को डिलीवर कर दो या रिटेन कर लो, और क्या है, और induces person to do or omit to do anything where such act or omission damages or harms that person in body, mind, reputation or property is called cheating। अब इसके इलिस्ट्रेशन बताता हूँ मैं आपको, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। एक, ये देखो, कुछ भी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करना आगे वाले को, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए जो वो नॉर्मली नहीं करता, अगर वो इंड्यूसमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे कैसे है? ए बाय फोर्सली प्रिटेंडिंग टू बी ए सिविल सर्विस, बी इन सिविल सर्विस, intentionally deceives Jed and thus dishonestly induces Jed to let him on credit goods for which he does not mean to pay। मैं एक भैया आईएएस अधिकारी हूँ, अपनी पूरे समाज में बिल्कुल तगड़ी वाली रिस्पेक्ट है, ये मैंने प्रेजेंट करके किसी से ले लिए गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट होता है ना कि बाद में पे करें। अब यहाँ पे क्या हो गया? चीटिंग हो, छल, और क्या हो सकता है? ए बाय पुटिंग a counterfeit mark on an article intentionally deceives Jed into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer and thus dishonestly induces Jed to buy and pay for the article HS। ये है ना, इम्पोर्टेड है भाई, बहुत महंगी। ये जो है स्टेपलर, ये संविधान सभा में यूज हुई थी, पुरानी है बहुत, 150 साल पुरानी। ये लेगा, चीटिंग है अगर वो वैसे नहीं हुई। ठीक है। मैं, चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या होता है? अपने आप को वो इंसान बताना जो आप हो ही नहीं। ठीक है, वो भी एक सेक्शन है चीटिंग। फिर मिसचीफ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिसचीफ का सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा कार्य करना है जिससे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो, वैल्यू या यूटिलिटी हो या रॉन्गफुल लॉस हो किसी को। क्या लिखा है मिसचीफ का? whoever with intent to cause or knowing, मतलब whoever with intention or knowledge that he is likely to cause wrongful loss or damage to public or to any person cause destruction of property।
or any change in property or situation which destroys or diminishes its value or utility or affects it inversely from its list. कोई भी काम, आप गार्डन में गए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, वहां पे यू आर कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अलावा और क्या हो सकता है जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो? जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, इसको ध्यान से समझना एक बार। मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द। मेरी ही प्रॉपर्टी की भी वैल्यू डाउन करके मैं मिसचीफ कमिट कर सकता हूँ। कैसे? ये है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको चाह के जला दिया, आग लग गई। अब मैंने ये क्यों किया? मेरे को क्या करना था, इस पे इंश्योरेंस हो रखा था इस घर पे, उसको इंश्योरेंस से इंश्योरेंस फंड लेना था कि भाई मैंने इंश्योरेंस करा रखा है इस चीज का। ये भी मिसचीफ। जैसे कि एग्जांपल ये देखो, ए हैविंग इंश्योर्ड ए शिप वॉलंटरली कॉजेस सेम टू बी कास्ट अवे। शिप पे इंश्योरेंस है, जबरदस्ती बहा के चले जाएगी विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द अंडरराइटर्स गारंटीज में, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। और क्या है, एक इलस्ट्रेशन और पढ़ लो। A introduces water into an ice house belonging to Z and thus causes ice to melt. उसमें पानी छोड़ दिया, उससे उसके वो आइस हाउस मेल्ट हो गया। Intending wrongful loss to Z, A has committed mischief। समझ में आया? ये हो गया आपका। अब लास्ट बच गया क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेस। लास्ट सेक्शन है तो ओपन से गेस्ट थोड़ा नोट्स लिखा दो आपको। ये क्रिमिनल ट्रेसपास समझ जाओगे तो हाउस ट्रेसपास ऑटोमेटिकली। क्रिमिनल ट्रेसपास को मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, whoever enters into property in the possession of another or having lawfully entered unlawfully remains there। या तो आप किसी की प्रॉपर्टी में घुसते हो, या लॉफुली एंटर होने के बाद वहीं जमे रहते हो, अनलॉफुली रिमेन्स देयर। इंटेंशन क्या है आपकी? विथ इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस और इंटिमिडेट और इंसल्ट और एनोय एनी पर्सन यू आर कमिटिंग क्रिमिनल ट्रेसपास। किसी का तो घुस जाते हो, आगे वाले की इंसल्ट करते हो, इंटिमिडेट करते हो उस चीज की, किसी से एनोय करते हो, या कोई ऑफेंस करने के इरादे से घुसते हो, तो आप पे क्रिमिनल ट्रेसपास का चार्ज लग जाएगा। यही क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास कब बन जाएगा? जब आप किसी एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच इज यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। और देखो, देखो क्रिमिनल ट्रेसपास इन बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग और एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, बस वो हाउस ट्रेसपास हो जाता है। कोई भी ऐसी जगह किया हुआ हो किसी भी बिल्डिंग में, टेंट और वेसल में, जो ह्यूमंस के रहने के या एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप काम आती है, तो उसको अपन हाउस ट्रेसपास बोलते हैं। साथ में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसको भी कवर कर लेना। एक्सप्लेनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ ट्रेसपासर्स बॉडी इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस। पूरी पूरी बॉडी आपकी जाए ऐसा नहीं है, इवन इफ यू हैव डन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट इज आल्सो सफिशिएंट। मान लो आपका थेफ्ट का इंटेंशन है, तो व्हाट इज योर इंटेंशन? इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। घर में नहीं घुसे आप प्रॉपरली, किसी दुकान में मान लो कर रहे हो, पूरी दुकान के अंदर तो एंटर नहीं हुए, पर आपको लगता है कि पतरे के इधर ऐसे हाथ लगा के गले में आप हाथ डाल ही लोगे आप, है ना? यू हैव कमिटेड दी क्रिमिनल ट्रेसपास, चाहे पूरी बॉडी आपकी पोजीशन में अंदर ना गई। ठीक है, इसको देखो नोट्स में आपके बहुत इजी तरीके से लिख रखा है, इसको वही रख लेना जैसे मैंने आपको लिख के दिया। ये देखो क्रिमिनल ट्रेसपास, इसकी सेक्शन है 447, 3 months 500 और बोथ पनिशमेंट है। हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट है सेक्शन 448, पनिशमेंट है 1 year 1000 और 4। आई होप आपको ये सारा समझा। बहुत कम समय में पढ़ने सारे ऑफेंस पढ़ लिए। और यही आईपीसी की एक ट्रिक होती है कि आप बहुत पहले सेक्शन नंबर याद कर लो, इंडेक्स पर पनिशमेंट याद कर लो, तो फिर सीधा सीधा फटाफट इंग्रेडिएंट्स देख लो आप। अपना एक मिसचीफ भी हो गया, पनिशमेंट फॉर मिसचीफ भी हो गया। एक चीज बच गई, हाउस ब्रेकिंग। ये 6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 445 में। हाउस ब्रेकिंग क्या होती है?
ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास एक चीज है, हाउस ट्रेसपास अलग चीज है। और हाउस ब्रेकिंग में क्या क्या लिखा है? पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और अ आपने खुद ने ही मस्त वाला एक रास्ता बना दिया। और कोई देखते हैं ना अपन कि फलानी जगह चोरी करती ना, तो उस घर के पीछे से उन्होंने खोदना चालू किया था, धीरे 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 धीरे, बस पीछे से, मतलब कोई पुराने जूने घर होते हैं उनमें, कि भाई धीरे धीरे पूरा अंदर ही एंटर हो जाएंगे, पीछे से आपने एक पैसेज बना लिया। या फिर क्या है, पैसेज नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन एंट्रेंस और पैसेज टू विच इज ऑब्टेन्ड एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग और एनी वॉल। ऐसा कोई पैसेज जो किसी घर में जो ह्यूमन एंट्रेंस के लिए नहीं था, ठीक है, आप उसके थ्रू जाते हैं तो भी आपने हाउस ब्रेक किया। या फिर क्या है, पैसेज टू विच ही ऑब्टेन्ड एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग और किसी दीवार पे चढ़ के है ये, ठीक है। देन और क्या लिखा हुआ है, पैसेज नॉट इंटेंडेड टू बी ओपन, खोलने खोलने के नहीं था। और क्या है, ओपनिंग एनी लॉक, किसी दरवाजे ताले को तोड़ के आप घर में घुसते हो। या फिर एंट्रेंस और डिपार्चर बाय क्रिमिनल फोर्स और एसोल्ट, किसी भी क्रिमिनल फोर्स यूज करके या एसोल्ट यूज करके आप घर में जा घुसते हो, तभी भी आपने हाउस ब्रेक किया। एंड द लास्ट वन इज पैसेज अनफास्टेड बाय हिम और बेड, कोई ऐसा पैसेज जो बंधा हुआ तो उसको आप अनफास्ट करके जाते हो, खोल के चले जाते हो अंदर, तभी भी आपने हाउस ब्रेकिंग की है। ये 6 पॉइंट है, उसको बस एक बार रीड करते हैं तो याद हो जाता है। क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट है 3 मंथ या फिर फाइन अप टू 500 रुपीज और बोथ, और हाउस ट्रेसपास की है 1 ईयर और फाइन अप टू 100। छोटे से एरिया में बहुत कम समय में ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पूरा करवा दिया आपका। एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है, पक्के से, ठीक है। सो सी यू इन सेकेंड लेक्चर विच वी विल बी कवरिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू रियली एंजॉयड माय लेक्चर। जो भी आपकी कमेंट हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून, गुड बाय।